कमरे में इनके चरणों को पकड़ के मैं बैठ गया। मैंने कहा जब पिताजी की नींद खुलेगी तो खुद ही पूछेंगे कि क्या हुआ। मैं पॉलिटिकल बिंदुओं पे बात कर सकता हूँ, मैं कोई सेंसेशनल आदमी नहीं हूँ। मैं एक आम बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी साधारण परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे किसी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं उसको हे दृष्टि से देखता हूँ या किसी में मित्र को बहुत अपर कास्ट की हिसाब से देखता हूँ। तो पॉलिटिकल इसको मत बनाएं, सेंसेशन है। आप हमारी जर्नी को शेयर करना चाहते हैं तो जर्नी को शेयर करें, मजा आएगा। क्या इस सफलता के पीछे कोई अधूरी प्रेम कहानी भी है? पिताजी मेरे LIC के स्टाफ हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को उसको पैसे की दिक्कत हो, वो अपना पेट काट के उनको पालते हैं। मैं आसपास जो अपने ही इर्द गिर्द देख रहा हूँ, आजकल बच्चे खासकर मोबाइल में चीज़ें रहती हैं। लोग सफलता पाने के बाद जलन में बोलते हैं कि रिश्तेदार जल रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं रिजल्ट का इंतज़ार करते करते सो गया था और मैं बस महादेव से यही कह रहा था कि प्रभु एक बार लिस्ट में नाम दे दो, थोड़ा संघर्ष खत्म हो जाए। इस समय जब कभी आप बड़े अधिकारी बनेंगे, किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे होंगे, तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयागराज के माटी के लाल मंडल भासो प्रतापगढ़ से विवेक गुप्ता जी हैं। विवेक गुप्ता जी UP PCS की परीक्षा में 25वां रैंक लाए हैं, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, साथ में अपने जिले का भी। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बड़े हर्ष की, विवेक जी बहुत हर्ष की बात है, आपने जो काम करके दिखाया है ये बहुत बड़ी बात है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद मैं इसको शब्दों में बांध नहीं सकता है कि कितनी मुझे खुशी इसमें मिल रही है जी। विवेक गुप्ता जी, अभी हम आपके लिए कुछ सवाल लिख कर लाए हैं, जिसके जवाब आप देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ सवाल जो हैं हमारे खबर प्रयागराज तक चैनल की तरफ से तैयार किए गए हैं, जो एक अभ्यर्थी को आगे परीक्षा में मदद करेंगे और साथ में आपकी सफलता की कहानियों को भी बयां करेंगे। भविष्य में जब कभी आप बड़े अधिकारी बनेंगे, किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे होंगे, तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा और कई लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। अब आप, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जिस पल आपने लिस्ट में अपना नाम देखा उस समय आपके आसपास कौन था? उस वक्त मैं सो रहा था और इस खुशखबरी को मेरे मित्र ने मुझसे साझा किया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं रिजल्ट का इंतज़ार करते करते सो गया था और मैं बस महादेव से यही कह रहा था कि प्रभु एक बार लिस्ट में नाम दे दो, थोड़ा संघर्ष खत्म हो जाए, बस इतना ही कामना कर रहा था और मैं सो गया था। उसके बाद मैं लिस्ट में नाम आने के बाद अपने पिताजी के पास गया। पिताजी भी सो गए थे क्योंकि अगले दिन का ऑफिस था। मैं जाके इनके कमरे में इनके चरणों को पकड़ के मैं बैठ गया। मैंने कहा जब पिताजी की नींद खुलेगी तो खुद ही पूछेंगे कि क्या हुआ। तो बस इतनी ही थी कहानी और मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं याद कि मैं क्या कर रहा था। दूसरा सवाल है, लोग कहते हैं बिना सेटिंग के नौकरी नहीं मिलती, आपने इस धारणा को कैसे तोड़ा? कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके बारे में ऐसा सोचना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अगर आप सर्विस करने जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। सिस्टम है, सिस्टम अपने तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ हो जाता है कि करप्शन चल रहा है। अगर आप एक्सक्यूज़ को बनाते रहेंगे तो शायद आप उस तरह से मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका इंस्पिरेशन जो होना चाहिए कि सेवा करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसी हिसाब से आगे बढ़ें। बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं, ईश्वर आपका साथ देगा तो आप जरूर इस जो मिथ है इसको तोड़ देंगे। बहुत सही। क्या आप उन लोगों का नाम लेना चाहते थे जिन्हें आपकी काबिलियत पर शक था? नहीं, कभी किसी ने मुझे जो है इस तरह से हतोत्साहित नहीं किया और हमेशा हर कोई मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन के ही रहा। चीज़ें रहती हैं, लोग सफलता पाने के बाद जलन में बोलते हैं कि रिश्तेदार जल रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि सभी मेरे साथ खड़े थे। जो अगर कोई निंदा भी कर रहा है तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक था कि ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, उसको बेहतर करेंगे। आप प्रयागराज में रह के पढ़ाई कर रहे थे या प्रतापगढ़ में? मेरी बचपन की स्कूलिंग तो प्रतापगढ़ में हुई। उसके बाद मैं ज्वाला देवी कॉलेज से प्रयागराज से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और वहाँ से मैंने इंटर किया है। उसके बाद मेरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ है। 2017 में मैं तैयारी के लिए दिल्ली गया था और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने लॉ में डिग्री हासिल की 2023 में। सफलता के पहले सबसे पहला फ़ोन आपको किसका आया था? मेरे मित्र ने मुझसे साझा किया मेरे रिजल्ट के बारे में, और वो मेरा बचपन का मित्र है। उसको मैं बोलता हूँ कि वो मेरा पाषाण काल का मित्र है, क्योंकि मेरे उसके मित्रता के 27 साल हो गए हैं, तो बचपन की दोस्ती है। क्या इस सफलता के पीछे कोई अधूरी प्रेम कहानी भी है?
अधूरी प्रेम कहानी तो हमेशा रहेगी ना, क्योंकि हम हर किसी से प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो उस प्रेम को बनाए रखने के लिए वो प्रेम किसी से भी हो सकता है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ और एक लड़का और लड़की के बीच में हो सकता है। वो प्रेम हम अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, अपने चाचा चाची दादा दादी सभी से प्रेम करते हैं। तो प्रेम कभी अधूरा नहीं रह सकता, लगे रहें। अब कुछ आपके समाज से संबंधित सवाल है। ओबीसी समाज के हक की लड़ाई की अब हम आपसे बात करेंगे। क्या एक ओबीसी छात्र के लिए दिल्ली या इलाहाबाद का खर्चा उठाना लोहे के चने के चबाने के बराबर है? ये ओबीसी क्लास जो है ये भी काफ़ी भिन्न भिन्न स्तरों में बटा हुआ है, क्योंकि कुछ ओबीसी के जो कम्युनिटीज़ हैं वो थोड़ा अपर लेवल पे हैं, कुछ थोड़ा नीचे हैं जो अभी अपने जो उनके लो कास्ट जो कार्य हैं उसको कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन माता पिता का तो सपोर्ट हमेशा से रहता है। सभी हर कोई चाहता है कि अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, तो उस वजह से थोड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, एक बार अगर सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद तो सब आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपके वर्ग के छात्रों को इंटरव्यू में कम आंका जाता है? इसके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो आयोग देखता है आपकी शैक्षिक योग्यता कैसी है। आप क्योंकि इसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो हर लेवल पे ये देखा जाता है कि आप आपका एटीट्यूड कैसा है परीक्षा को लेकर। तो इस तरह से नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ जातिगत चीज़ें हैं। कहने का मतलब एक पिछड़े वर्ग का छात्र भी सफलता से लोगों को हिला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं इस वक्त अपने पिताजी के साथ हूँ और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस देखे। उनकी स्टोरी हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन रही है। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आप किसको आइडियलाइज करते हैं। तो मैंने अपने पिताजी का नाम लिया था, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उन्होंने कैसे इस चीज़ को देखा है, अपने जीवन के विभिन्न आयामों को उन्होंने छुआ है और आज हम सबके बीच में है, काफ़ी रिस्पेक्टेड है। ऐसा क्या सुधारना है नौकरी पर बैठने के बाद जो जिससे इनका भला हो सके आपके समाज के लोगों का? खासकर मैं अपने आसपास जो अपने ही इर्द गिर्द देख रहा हूँ, आजकल बच्चे खासकर मोबाइल में और बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो भौतिकवाद है उसमें खो रहे हैं। और इस चीज़ से बचना होगा, पढ़ाई पे फोकस करना होगा। आजकल वो बोलता है ना, अगर हम अपनी लोक भाषा में बोले तो भौकाल के पीछे भागते हैं। अगर आपको तैयारी भी करनी है तो भौकाल के पीछे मत भागें, सर्विस के लिए सोचें। अगर आप सर्विस करने के लिए जाएंगे तो पक्का है आप निरंतर आप इंस्पिरेशन बने रहेंगे और अपने समाज को अग्रेसिव कर सकेंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे LIC के स्टाफ हैं और उस पर प्रशासनिक पद पे भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी कह सकते हैं? सरकारी। अच्छा, तो पैसे वगैरह की कमी तो आपको कभी महसूस नहीं हुई होगी, जैसे और छात्रों के साथ होता है कि उनके पास खाने को नहीं होता, कभी कभी उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है तैयारी को छोड़ के। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको कभी नहीं? अगर अपने पर्सनली इसको ना देखूं, इसको अगर मैं सभी के लिए बोलूं तो कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को उसको पैसे की दिक्कत हो। वो अपना पेट काट के उनको पालते हैं और ये सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल बिंदुओं पे बात कर सकता हूँ, मैं कोई सेंसेशनल आदमी नहीं हूँ। मैं एक आम बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी साधारण परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे किसी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं उसको हे दृष्टि से देखता हूँ या किसी में मित्र को बहुत अपर कास्ट की हिसाब से देखता हूँ। मेरे अधिकतर दोस्त अपर कास्ट से हैं। मेरे अधिकतर दोस्त जो है आप जिस कास्ट की बात, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उससे बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिकल इसको मत बनाएं, सेंसेशन है। आप हमारी जर्नी को शेयर करना चाहते हैं तो जर्नी को शेयर करें, मज़ा आएगा। बहुत शुद्ध की हो, मन में लगी हो कभी तैयारी के दौरान? हाँ, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था तो मैं वहाँ की चकाचौंध देख रहा था। मेट्रो से उतरने के बाद देख रहा था कि यार शहर कितना तेज़ी से विकासशील है और हम जिस शहर से आते हैं वो अभी पिछड़ा हुआ है काफ़ी। तो मेरे पिताजी ने उस समय एक बात कही थी, पापा जी को अभी याद नहीं होगी। उन्होंने बोला था इसी माया से बचना है और इसको इंस्पिरेशन बना लिया मैंने कि भौतिकवाद से बचे रहूं और जो भी करने आया हूं अपने ध्येय को मैं सिद्ध करके यहां से वापस जाऊं। हालांकि थोड़ा देर हुआ, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं उसको ठीक से कर पाया। तो दोस्तों, ये थी विवेक गुप्ता के संघर्ष की वो दास्तान जिसने उन्हें ऑल इंडिया 25वीं रैंक तक पहुंचाया। लेकिन एक बेटे की इस कामयाबी के पीछे एक पिता का कितना बड़ा बलिदान होता है। भासो गांव की गलियों से निकलकर प्रतापगढ़ का ये लाल जब अफसर बना तो उस वक्त उनके पिता के दिल पर क्या गुजरी? क्या विवेक के पिता को हमेशा से यकीन था कि उनका बेटा एक दिन इतिहास रचेगा, या फिर रास्ते में ऐसी चुनौतियां भी आईं जिन्होंने उम्मीदें तोड़ दी थी? अगले पार्ट में देखिए विवेक गुप्ता के पिताजी के साथ हमारा ये खास इंटरव्यू। वो बातें जो आज तक किसी कैमरे के सामने नहीं आई। कहीं मत जाइए, खबर प्रयागराज तक पर पार्ट 2 बहुत जल्द।